हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे हार जीत, जो कि काव्य खंड है। और ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्लास 12 का पाठ संख्या 12। इसका हम लोग संपूर्ण व्याख्या जानेंगे और कवि का जो परिचय है, जीवन परिचय, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जो हमारा जो चैनल का व्यू है उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ जो हमारा परिवार है उसमें आप सब्सक्राइब करके जिसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के जो हार जीत टॉपिक है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कवि का जो जीवन परिचय है वह अशोक वाजपेयी का जन्म आप लोगों को पता ही होगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी के दुर्ग यानी कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। ठीक है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। सागर विश्वविद्यालय में उन्होंने बीए और सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में अंग्रेजी में क्या किया था, एमए किया था। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सेवानिवृत्त भी हुए थे वहीं से। वे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए, जिनमें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको नोट कीजिएगा, दयावती मोदी शिखर कवि शिखर सम्मान इसको पुरस्कार मिला था। संप्रति वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन करते रहे। उसके बाद फिर है अशोक वाजपेयी के 3 दर्जन के लगभग अधिक मौलिक एवं संपादित रचनाएं प्रकाशित हुई थी। इनकी निम्नलिखित प्रकाशित हुई जो कविताएं हैं वह है शहर, अब भी संभावना है, एक पलंग अनंत, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अवन्यों, अभी कुछ और समय के पास, समय इबादत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ ठिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख, चिट्ठी रसा। ये सब क्या है, कविता संग्रह है। अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृति कर्मी है। उनकी संवेदना, भाषा और रचनाएं चिंताओं में व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकर्षित करता है। तो इनकी जो है भाषा जो है संवेदनाओं से परिपूर्ण है और इनकी रचनाओं में चिंतापरक चिंताओं का इसमें हम लोगों को बोध होता है, पाठक वर्ग के ध्यान को अपनी ओर खींचता है। इनकी कविता में व्यक्ति का आग्रह बढ़ने लगा है। खुशहाल मध्यम वर्ग एवं अभिरुचियों से तुष्ट करने में उनकी कविताओं में एक तरह का स्वच्छंदता विकसित होती है। एक समर्थ कवि की पहचान उनकी कविता में कौंधती है, मतलब दिखाई देती है। एक ऐसी कवि जिसका मानस विस्तृत है, उदार है, संवेदना युक्त है और उनकी जो भाषा है वह स्फूर्त है, असमर्थ है, भारहीन है और अर्थगृहिणी है। तो इनकी रचनाओं को जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे मानस पटल पर, हमारे मन मस्तिष्क पर जो है एक विशेष प्रकार की छाप पड़ती है। और इनकी कविताएं हमें जो सरल, बिल्कुल इनकी भाषा सरल होती है और इनमें संवेदनाओं को देखा जा सकता है। मानवीय संवेदना इसमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो देखिए कविता का सारांश है। तो सारांश हम लोग पहले देख लें, उसके बाद फिर हम इनका जो है कविता उनका पाठ करेंगे, उनके भावार्थ को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर कविता का जो सार है वह सारांश है। हिंदी साहित्य के प्रखर प्रतिभा संपन्न कवि अशोक वाजपेयी की हार जीत। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हार जीत पर। कविता अत्यंत ही प्रामाणिक है। इसमें कवि ने युग बोध और इतिहास बोध का सम्यक ज्ञान जनता को कराने का प्रयास किया है। तो देखिए उस जमाने की बात है, जिस जमाने में युद्ध होता था, जिस जमाने में राजाओं का शासन था। तो यहाँ पर इतिहास बोध का मतलब यही है कि राजाओं का जब शासन था
उसको और वर्तमान को उस युग को जो है इतिहास बोध का सम्यक ज्ञान जनता को जो इतिहास का जो ज्ञान है उसको जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि इतिहास में भविष्य में क्या होता था, पहले क्या होता था, पूर्व में। इस कविता में जनजीवन की ज्वलनशील समस्याओं एवं जनता की अबोध निर्दोष छवि को रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पर जो जनता की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जनताओं का जो उस दौर में क्या समस्याएं थी, उनका जनजीवन कैसा था, उस पर इन्होंने उसको रेखांकित किया है। कवि कहना चाहता है कि सारे शहर को प्रकाशमय किया जा रहा है, मतलब सारा शहर जो है वह उसको प्रकाशमय किया जा रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं उत्सव मनाने को, यानी कि जनता जिसे हम तटस्थ प्रजा भी कह सकते हैं, उत्सव में सहभागी हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए वे कर रहे हैं कि ऐसा ही राज्य आदेश है। तटस्थ प्रजा अंधकार अनुकरण से प्रभावित है, गैर जवाबदेही भी है। जनता को यह सब बताया जाता है कि उसकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शहर है उसको प्रकाशित किया जा रहा है, प्रकाश चारों ओर की जा रही है, और जनता जो है वह उत्सव मनाने में व्यस्त हैं, और हर तरफ कहीं भी अंधकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह राजा का आदेश है। और उनकी सेना, बताया गया है कि उनकी सेना आ रही है जो कि विजय प्राप्त करके आ रही है, लेकिन नागरिक में से अधिकांश को सत्यता की जानकारी नहीं है। अब कह रहा है कि राजा का आदेश है और जो जनता है उसे ये बताया गया है कि रथ आ रही है और सेना विजय प्राप्त करके आ रही है, लेकिन अधिकांश जनता को ये इनकी सत्यता की जानकारी नहीं है, उन्हें सही सही बातों की जानकारी नहीं है। किस युद्ध में उनकी सेना और शासक शरीक हुए थे, उन्हें युद्ध की जानकारी नहीं है कि कौन से युद्ध पर उनके सेना और शासक गए थे। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि शत्रु कौन था, उन्हें शत्रु का भी ज्ञात नहीं है। विडंबना की बात है कि उसके बावजूद भी वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उन्हें सिर्फ यह बताया गया है कि उनकी विजय हुई है। उनकी से आशय क्या है, यानी उनके मानो किनकी, यह प्रश्न उभरता है। यह भी स्थिति साफ नहीं है कि वे जश्न मनाने में इतना मशगूल हैं कि उन्हें यह भी सही पता नहीं है कि आखिर विजय किसकी हुई है, सेना की, शासक की या नागरिक की। कितनी भयावह सोचनीय स्थिति है कि किसी के पास यह फुर्सत नहीं है कि वह पूछे कि आखिर ये कैसे और क्यों हुआ। तो कहीं न कहीं इस कविता में हमें जो राजतंत्र था, जो राजाओं का शासन था, उसकी भी हमें बोध होता है कि उसके जो शासन प्रणाली थी, कैसे उनकी राज व्यवस्था थी, किसी को कुछ जानकारी नहीं होता था। जो राज्य आदेश होता था, चाहे वह गलत हो या सही हो, उन्हें सभी प्रजाओं को मानना पड़ता था। ठीक है, फिर देखिएगा आगे कह रहा है कि वे अपनी निजी समस्याओं में इतना खोए हुए हैं कि मूल समस्याओं की ओर ध्यान नहीं जाता है। यह उनकी व्यवस्था है तो है ही, तो वह कौन सी व्यवस्था है, यह भी विवेचना का विषय है। वह व्यवस्था है उनके पास, विवश हैं वे, लेकिन क्या है, क्यों है विवेश, तो यह भी सोचने वाली बात है। नागरिकों की यह भी सही पता नहीं है कि युद्ध में कितने सैनिक गए थे। ठीक है, सैनिकों का भी डाटा उन्हें पता नहीं है, और कितने विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। खेत रहने वाले यानी जो शहीद हो गए, उनकी सूची भी नदारत है, उनकी लिस्ट भी नहीं मिल रही है कि कौन कौन सैनिक जो है जो शहीद हो गए। ठीक है, फिर कवि उपरोक्त पंक्तियों पर इतिहास और लोक जीवन की ज्वलंत समस्याओं की ओर अपनी कविताओं के माध्यम से सच्चाई से वाकिफ कराने का प्रयास करता है। ठीक है, फिर जो आम आदमी का जो समस्या है, फिर उस समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। कवि कहता है कि इन सारी बातों को जानकारी रखने वाला कोई साक्षी है तो वह है मशक वाला। इस सारी समस्याओं का जानकारी किसके पास है, एक जो बूढ़े व्यक्ति हैं वह है मशक वाला। वह मशक जिसका काम है मशक के पानी से सड़क को
सींचना है। मशक वाला कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार कर लौट रहे हैं। मूल बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विडंबना है कि मशक वाले की एकमात्र जिम्मेदारी सड़क सींचने भर की है, सच लिखने या बोलने की नहीं। जिसकी है वे सेना के साथ जीत कर लौट रहे हैं। यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो यहाँ पर जो सच्चाई है वह सच्चाई दिखाने का जो मशक वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है जो जिसका काम है सड़क को सींचना, वह बताने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर जो है किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो प्रस्तुत कविता जो अत्यंत ही यथार्थपरक है रचना है। कवि सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता है। वर्तमान में राष्ट्र और जन की क्या स्थिति है, तो वर्तमान समय में राष्ट्र, हमारा देश और हमारी जनता की क्या स्थिति है, इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। उक्त गद्य कविता, तो यहाँ क्या है, गद्य कविता है, एक होता है पद, एक होता है गद्य। तो यहाँ पर गद्य रूप में लिखा गया कविता द्वारा प्रयुक्त शासक, सेना, नागरिक और मशक वाला शब्द प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है। ठीक है। शासक वर्ग हमारी दुनिया में रमा हुआ है, वो अपनी दुनिया में रमा हुआ है, उसमें उसके अन्य प्रशासनिक वर्ग भी सम्मिलित हैं। नागरिक की स्थिति बड़ी ही असमंजस वाली है। मशक वाला पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी रखता है, लेकिन उस पर बंदिशें हैं। वह सत्य को अवगत किसी को नहीं कराएं। इसे सख्त हिदायत है, न लिखने की न बोलने की। तो उक्त कविता में कवि ने पूरे देश की जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराने का काम किया है। राज देश के कारण तटस्थ प्रजा जश्न मनाने में मशगूल है। प्रजा चेतना के अभाव में गैर जिम्मेदार है। उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि जिम्मेवारी, कर्तव्य और अधिकार क्या है। ठीक है। नागरिकों को पेट की चिंता है। नागरिक स्वार्थ में अंधा है। वे अपनी स्वार्थपरता से इतना अंधा है कि राष्ट्र की चिंता ही नहीं याद आती है। यह एक प्रश्न खड़ा करता है कि हमारे राष्ट्र के समक्ष जब तक जनता सुशिक्षित, प्रजा एवं चेतना संपन्न नहीं होगी, तब तक राष्ट्र विकसित और कल्याणकारी नहीं हो सकता है। ठीक है। फिर कवि कहता है कि आज़ादी के लिए उन्होंने अपने देश को बलिवेदी पर चढ़ाया। आज उनका इतिहास ही नहीं है। उनकी सूची अपूर्ण है। उनकी शहादत को देश और शासक भूल गए हैं। शहीदों की कुर्बानी के महत्व को तरजीब नहीं दी जाती है। उधर किसी का न ध्यान जाता है और न ही श्रद्धा ही है। बड़ी ही त्रासद स्थिति है। ठीक है। फिर कह रहा कि श्रमिक, मजदूर, किसान को दिन दशा और भी कवि को ध्यान आकर्षित किया है। वे सड़क खींचते हैं, यानी कि अपने श्रम द्वारा राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी उसकी सामाजिक आर्थिक दशा सुधरी क्या? वे जीवन बोध से अवगत हुए क्या? अगर हुआ होता तो वे ऐसा नहीं करते, यानी गैर जवाबदेही और अंधभक्त होकर शासन आदेश के अविवेकपूर्ण आदेश को नहीं मानते। ठीक है। जिसकी हार हुई है या हार, यह भी सोचने की बात है किसकी हार हुई है या हार, यह भी सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है। जीवन के यथार्थ और देश की वास्तविक समस्याओं की ओर हमारा ध्यान हटकर झूठ मूठ के दिखावे, ठाकुर सुहाती बातों पर के द्वारा जश्न मनाने की तैयारी, यह लोकतंत्र के लिए खिलवाड़ नहीं तो क्या है। देश की प्रजा राजनीतिक चेतना से चर्चित है। वह राजनीतिक अधिकारों की बातें क्या समझे क्या जाने, उसे तो भूख के आगे कुछ भी सूझता नहीं है। ठीक है। फिर है अबोध और अज्ञानता में पल रही प्रजा सत्य से कोसों दूर है। उन्हें जो प्रजा है उन्हें सच्चाई की जानकारी नहीं है। अगर उन्हें राजनीति की सही शिक्षा मिलती तो वह जिम्मेदारी से भागता नहीं तथा हार को हार कहती, जीत नहीं कहती, यानी सत्य के लिए संघर्ष करती, आंदोलन करती, अपने अधिकारों के लिए सचेत रहती। अपनी अबोधता और विवशता के कारण ही वह दूसरे क्षेत्रों में दखल नहीं देती। इस कविता में देश के नेताओं का चरित्र को उद्घाटित किया गया है। नेताओं के चारित्रिक
गुणों का पर्दाफाश किया गया है। लड़ाई के मैदान में लौटे हैं लेकिन सेना साथी है, सेना की साथी है। इसका तात्पर्य है सेना सच बोलकर भेद नहीं खोल रहे हैं कि वे हार कर लौट रहे हैं और झूठी प्रशंसा में जीत का प्रचार कर रहे हैं। उक्त गद्य कविता में कवि का कहना है कि देश की वास्तविक स्थिति का अवगत नहीं कराया जा रहा है। झूठे प्रचार तंत्र के द्वारा यह शासन चल रहे हैं। मशक वाला बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। तो यहाँ पर देखिए मशक वाला जो है, जो सत्य को उजागर करना चाहता था, वह क्या है? बुद्धिजीवी का प्रतीक है। बुद्धिजीवियों के आगे भी संकट है, क्या वे सत्य के उद्घाटन में स्वयं को सक्षम पाते हैं? कई प्रकार की बंदिशें हैं सत्य कहने की, लिखने की। जनता मुख दर्शन बनकर सही स्थितियों को देख रही है किंतु उसे ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपनी व्यवस्था में वह अभिशप्त है। घोर दुर्व्यवस्था, प्रपंच, झूठे आडंबर और दकियानुसी बातों में समय व्यतीत हो रहा है। लोक जीवन में अराजकता, अशिक्षा, बेकारी, बेरोजगारी भयावह रूप से व्याप्त है। उसे और किसी का भी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे कह रहा है, शासक वर्ग को इस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए न कोई उपाय है और न ही हृदय से वे चाहते भी हैं। वे तो अपनी शान शौकत से जय जयकार में लीन है, प्रजा मौन है, बुद्धिजीवी विवश है, लोकतंत्र खतरे में है, जनता चेतना सोई हुई अवस्था में है, सांस्कृतिक और राजनीतिक संकट के आवरण से घिरा हुआ है, अनेक सामाजिक विसंगति एवं समस्याओं से जनजीवन त्रस्त है। कवि व्यग्र है, चिंतित है, इन समस्याओं से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ये हमारा जो गद्य काव्य था, जो आज का मुख्य टॉपिक था, हार जीत, जो कि हमारा जो राष्ट्रीय भावनाओं से राष्ट्र की जो वस्तु जो यथार्थ स्थिति है उस पर ओतप्रोत थी, जिसको अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें जो है हमारी मानवीय चेतना, हमारे देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमारा देश के शासक जिस तरह से जो शासन प्रणाली चला रहे हैं, हमारी जनताओं का जो समस्याएं हैं उन पर यहाँ पर बातें की गई हैं। और इस महत्वपूर्ण कविता के माध्यम से, गद्य कविता के माध्यम से हमारे जो वर्तमान की यथार्थ स्थिति है उसका चित्रण किया गया है, हमारी जो समस्याएं हैं उसका चित्रण किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस यही हार जीत टॉपिक। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसका जो हम लोगों ने विश्लेषण किया, समझा, और इसको 1 से 2 बार आप लोग पढ़िएगा तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और इसका जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका सारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी लॉन्ग टाइप जो भी है, इसका जो भावार्थ है, इसका जो मीनिंग है, इसको हम लोग पढ़ें, समझें और जानें। और बहुत ही जल्द हम लोग 12th का जो भी है ऑब्जेक्टिव के साथ एक बार फिर आप लोगों से जुड़ेंगे। पहले हम लोग लॉन्ग टाइप को डिस्कस कर लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा